हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं राइज ऑफ मगध एम्पायर, यानी कि मगध साम्राज्य का उद्भव किस तरीके से हुआ उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले लेक्चर में हमने आपको ये पढ़ा दिया था कि किस तरीके से यहाँ पर हमने 16 तरीके के महाजनपद देखे थे, जिनमें से जो चार जो महाजनपद थे जिनका नाम था मगध, कोशाला, अवंती और वत्सा। तो ये एक तरीके से सुपर पावर उभर के आते हैं 6ठी शताब्दी से लेकर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक। और उनमें से जो फाइनली जो विक्टोरियसली इमर्ज होकर आता है वो होता है मगध एम्पायर। तो उसी मगध एम्पायर के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो मगध जो एम्पायर था, जो मगध एम्पायर का जो फाउंडर माना जाता है वो जरसंधा को माना जाता है। जरसंधा जो कि डिसेंडेंट था बृहद्रथ, वो फाउंड करता है मगध में एम्पायर को। ठीक है, अब हम पहले पढ़ने वाले हैं हर्यंका वंश के बारे में। हर्यंका वंश का जो फाउंडर, हर्यंका वंश का फाउंडर था उसे माना जाता है बिंबिसार को। बिंबिसार पहला रूलर था हर्यंका वंश का, और इसका जो कार्यकाल माना जाता है वो 544 बीसी से लेकर 492 बीसी तक माना जाता है। ये फाउंडर था हर्यंका डायनेस्टी का, और ये बुद्ध का भी और महावीर स्वामी का दोनों का ये फॉलोअर था। ही इसकी जो कैपिटल थी ये थी गृहव्रज। गृहव्रज ने इसने अपनी कैपिटल बनाई थी, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है इसमें ये है कि ये इसे बोला जाता था सैन्य। सैन्य यानी कि फर्स्ट किंग जिसके पास स्टैंडिंग आर्मी थी। तो ये पहला राज्य था जो जिसके पास स्टैंडिंग आर्मी थी, वो था आपका बिंबिसार। इसके बाद इसने कई मैट्रिमोनियल अलाइंसेस किए। मैट्रिमोनियल अलाइंसेस मीन्स का मतलब है कि इसने कई वैवाहिक संधियाँ की। वैवाहिक संधि से मतलब इसने 3 शादियाँ की, जिनमें से तीनों में से जो तीनों जो थी वो राजकुमारियाँ थी। इस तरीके से इसकी पहली जो वाइफ थी वो थी कोशाला देवी। कोशाला देवी जो थी वो कोशला के राजा की बेटी थी। वो प्रसन्नजीत की सिस्टर थी। प्रसन्नजीत जिसका जो काशी का रूलर था, उसने काशी को जो है एज ए डॉरी बिंबिसार को दे देता है, और बिंबिसार का कंट्रोल हो जाता है काशी के ऊपर। दूसरी जो थी इसकी वाइफ थी जिसका नाम था छेलना। छेलना जो थी एक लिचावीज चीफ ऑफ वैशाली की डॉटर थी, यानी कि वैशाली भी इसके कंट्रोल में आ जाता है। और इसके बाद जो तीसरी जो इसकी वाइफ थी उसका नाम था खेमा, जो कि मौर्य पंजाब के राजा की बेटी थी। इसी तरीके से इसने इसी के साथ इसने अपने अंगा पर भी इसने अपना कब्जा कर लिया। तो इस तरीके से 4 राज्य तो इसके कब्जे में आ गए। इस तरीके से इसने अपने मैट्रिमोनियल अलायंसेस के साथ साथ अपना राज्य विस्तार किया। दूसरे जो इसके रूलर था वो था अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है इसका कार्यकाल 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ये बिंबिसार और छेलना का बेटा था। बिंबिसार और छेलना वही जो लिचावीज चीफ ऑफ वैशाली की बेटी थी। ठीक है, इसके साथ इसने अपने फादर यानी कि बिंबिसार को ये क्या कर देता है, कत्ल कर देता है, और ये राजा बन जाता है। यानी कि गद्दी पर ये अपने पिता को मारकर गद्दी पर बैठता है, और ये अग्रेसिव पॉलिसी अपनाता है। यानी कि क्या करता है, जब ये बिंबिसार को मारता है तो प्रसेनजीत जो होता है जिसने एक डोरी के रूप में काशी को सौंपा था किसको, बिंबिसार को, वो वापस काशी पर अपना कंट्रोल कर लेता है। लेकिन अजातशत्रु को ये बात पसंद नहीं आती, और वो अपने मैटरनल अंकल पर यानी कि किस पर, प्रसेनजीत पर आक्रमण कर देता है। और प्रसेनजीत पर आक्रमण कर वो वापस जो है कंट्रोल ले लेता है किस पर, काशी पर। इसी के साथ साथ इसने एम्ब्रेस किया था बुद्धिज्म को, और पहली फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी इसने कन्वर्ट की थी राजगृह में यानी कि बुद्धिस्ट फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगृह में किसके अंडर में हुई थी, ये अजातशत्रु के अंडर में थी। सेकंड भी हम पढ़ेंगे आगे इसमें, फर्स्ट याद रख लेना। ही वॉन वॉर्स अगेंस्ट वज्जी, कोशाला और वैशाली के इन तीनों के अगेंस्ट इसने वॉर जो है वो जीते थे। और इसने फोर्ट बनाए थे ऑफ राजगृह एंड जलदुर्ग एट पटाली बैंक ऑफ रिवर गंगा। ठीक है, तो ये आपने इस अजातशत्रु के बारे में इंपॉर्टेंट था। और इसके बाद जो आपका रूलर आता है वो है उदयन। उदयन का कार्यकाल 540 से लेकर 460 से लेकर 440 बीसी के पूर्व माना जाता है। ये बेटा था अजातशत्रु का, जैसा बेटा वैसा बाप, ठीक है ना। अजातशत्रु ने बिंबिसार को मारकर, अपने पिता को मार कर राजगद्दी पे बैठा। उसी तरीके से जो है उदयन भी अजातशत्रु को मारकर अपने राजगद्दी पर बैठा। तो इस तरीके से उदयन जो है राजा बना, और उसके बाद इसने अपनी कैपिटल को पाटलिपुत्र शिफ्ट कर लिया। ये इंपॉर्टेंट है, 1 लाइनर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि उदयन ने अपनी कैपिटल को कहाँ पर शिफ्ट किया था। ठीक है, और इसने तीन राजा इसने इसके बाद आए, जिसमें थे अनुरुद्ध, मंडा और नागदशक, जो कि बहुत ज़्यादा वीक थे। और इसी के साथ साथ आपका जो है हर्यंका वंश यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। हर्यंका वंश का जो लास्ट रूलर था वो था नागदशक। नागदशक एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा वीक और अनकेपेबल रूलर था, जो कि शिशुनाग डायनेस्टी का फाउंडर का मेन रीज़न माना जाता है, जिसका शिशुनाग का फाउंडर था शिशुनाग एक राजा के दरबार में एक अमात्य हुआ करता था। अमात्य यानी कि जो मिनिस्टर, जो मंत्री हुआ करते थे, वो हुआ करता था। साथ ही साथ इसका कार्यकाल हमें याद करना नहीं, एक बार देख लेते हैं कि 413 से लेकर 395 के बीच का इसका कार्यकाल माना जाता है। साथ ही साथ इसका श्रीलंकल क्रॉनिकल्स में जो हमको पता लगा है कि जो लोग थे, यानी कि मगध के जो लोग थे, उनके बीच में यहाँ पर रिवोल्ट हुआ। उन्होंने रिवोल्ट कर दिया, क्योंकि जो नागदशक था वो
इनकेपेबल रूलर था और उन्होंने उनको ऐसा लगा कि हमारे जो इसके मिनिस्टर जो है यानी कि जो नाग दशक के कार्यकाल में जो मिनिस्टर था वो था शिशुनाग, वो एक कैपेबल रूलर है, तो उसको वो राजगद्दी पर बैठा देते हैं और इस तरीके से वो वायसराय था पहले काशी का और एकदम से राजा बन जाता है मगध का। तो इस तरीके से इसने किस तरीके से प्रगति अपनाई तो आप देख सकते हो। इसी के साथ साथ इसने अपनी कैपिटल राजगृह बनाई और इसने अवंती को एनेक्स्ट किया और मगध के और अवंती के बीच में जो एक लंबी चौड़ी दुश्मनी यहाँ पर पनप रही थी उसको यहाँ पर इसने खत्म किया। बाद में इसने अपनी कैपिटल को वैशाली शिफ्ट कर लिया। इसके बाद जो तीसरा रूलर आता है वो आता है काल अशोक। काल अशोक का टाइम पीरियड 395 से लेकर 337 BC तक माना जाता है। ये जो है शिशुनाग का ही बेटा था। इसने अपनी कैपिटल को पाटलिपुत्र शिफ्ट किया, ठीक है। और सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में अपनाई। तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल आपने अजात शत्रु के कार्यकाल में देखी। अजात शत्रु के कार्यकाल में हुई थी, वो हुई थी राजगृह में हुई थी। और सेकंड जो हुई वो आपकी कालशोक के कार्यकाल में हुई। कालशोक के कार्यकाल में वैशाली में हुई। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये कभी भी पूछ लिया जाता है, कोई वन लाइनर एग्जाम में डायरेक्टली किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये पहले इसने एक पैलेस में जो है ये विजयनगर डायनेस्टी के फाउंडर यानी महापद्मानंद के द्वारा इसकी मृत्यु कर दी जाती है अपने ही महल में, ठीक है। नंद डायनेस्टी के यहाँ पर उदय होता है। नंद डायनेस्टी पहली नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी मानी जाती है, यानी कि नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी होती है। और नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी होगी तो इसका मतलब ये है कि ये एंटी क्षत्रिय पॉलिसी अपनाएंगे, ठीक है, एंटी चौधरी पॉलिसी अपनाएंगे। और इसी के साथ साथ महापद्मानंद जो कि 4वीं शताब्दी BC में इसका कार्यकाल माना जाता है। ये फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्परर है। फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्परर कौन है, ये डायरेक्ट आपसे सवाल पूछ लिया जाए तो आपको याद रख लेना है कि महापद्मानंद जो है ये फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्परर है। इसने मर्डर किया था काल अशोक का, ये तो हमने बता दिया आपको। इसके ओरिजिन के बारे में क्लियर नहीं है पुराण के अकॉर्डिंग, तो ये शिशुनाग किंग, लास्ट शिशुनाग किंग और एक शूद्र वुमेन के बेटे माने जाते हैं। लेकिन कुछ जैन और ग्रीक जो राइटर है वो ये मानते हैं कि ये एक बार्बर और एक कोर्टेसन की बेटे थे। इनके ये इस बारे में कई मतभेद है, ठीक है। ही वॉज आल्सो कॉल्ड सर्व क्षत्रिय कंटक, तो इसको सर्व क्षत्रिय कंटक बोला जाता था, सर्व क्षत्रिय कंटक बोला जाता है। और एक रथ भी इसको बोला जाता है, एक रथ भी इसको बोला जाता है। तो इस तरीके से इसकी दो उपाधि आपको याद रख लेनी है कि महापद्मानंद को दो टाइटल्स बताइए। सर्व क्षत्रिय कंटक यानी कि डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल क्षत्रिय, यानी कि क्षत्रियों का विनाश करता है, इसको बोला जाता है। द एम्पायर ग्रीव अंडर इज रीजन, इसके कार्यकाल में जो एम्पायर था वो भली भांति फला फूला। और जो है इसने जो अपना एम्पायर जो था वो कुरु कंट्री नॉर्थ से लेकर साउथ में गोदावरी और लास्ट मगध ईस्ट से लेकर नर्मदा इन द वेस्ट तक यानी फैलाया। और इसने कई किंगडम यहाँ पर जीते। इसके बाद इसका जो सेकंड रूलर आता है वो आता है धनानंद। धनानंद जो है लास्ट नंदा रूलर था। इसको आपके ग्रीन टेक्स्ट में जो है एग्राम्स ऑफ जेंड्रेंस के नाम से भी बोला जाता है। इसके अलेक्जेंडर इसके कार्यकाल में नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में अटैक करता है, लेकिन जो है गंगेटिक प्लेन्स में जब यह एंटर करता है तो आपने इस तरह कहानी सुनी होगी यार, जब वो अपनी सेना को आगे बढ़ने के लिए कहता है तो उसकी सेना जो है नदी क्रॉस करने से मना कर देती है। तो इस तरीके से जो भारत है वो अलेक्जेंडर के इन्वेशन से बच जाता है। तो भारत का इसके कार्यकाल में ही, धनानंद के कार्यकाल में ही अलेक्जेंडर इन्वेशन किया था। ये आपको इंपॉर्टेंट है, आपको याद रख लेना किसके कार्यकाल में इसने इन्वेड किया था। इसके बाद इसने अपनी एक ह्यूज एम्पायर थी इसके पास, ठीक है ना, इसके पास एक ह्यूज एम्पायर थी। इसके फादर से देखो आप, देखो इसके पास 2 लाख इन्फेंट्री यानी कि पैदल सेना, 20,000 कैवलरी यानी कि इसके पास हॉर्स घुड़सवारी, 3,000 एलिफेंट, 2,000 इसके पास रथ सेना। और एक तरीके से ये पावरफुल रूलर बन जाता है इस सभी कारणों के कारण। is said to be one of the 8 or 9 son of the Mahapadmanand. He became unpopular with his subject among an oppressive way of extorting taxes. यानी कि ये जो है अपनी एंटी क्षत्रिय पॉलिसी के अपना एंटी क्षत्रिय पॉलिसी और ये कई ज़्यादा टैक्स लगाते थे। जिस तरीके से इसने टैक्स लगाए उसके कारण जो है कई रूलर जो लोग थे वो परेशान हुए और इसी के कारण इसको इसका प्रमुख कारण माना गया इसके पतन का। और इसी के साथ साथ जो चाणक्य था, चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको जो है राजगद्दी से हटाकर खुद अपना शासन स्थापित किया और यहाँ पर मौर्यन एम्पायर यहाँ पर क्या हुआ, फाउंड हुआ। तो इस तरीके से आपने देखा कि मौर्यन समाज किस तरीके, मौर्यन एम्पायर, मौर्य मगध एम्पायर में किस तरीके से कई रूलर आए, ठीक है। उसके बाद हम मौर्यन एम्पायर में हम यहाँ पर डीप स्टडी करने वाले हैं। मौर्यन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन को आज हम देख लेते हैं, ठीक है। मौर्यन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन को देख लेते हैं और कल आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको इकोनॉमी, सोसाइटी और आर्ट और आर्किटेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में पहले हम देख लेते हैं कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन क्या था। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन 4 पार्ट में डिवाइड था। पहला था सेंट्रल, दूसरा था प्रोविंशियल, तीसरा था म्यूनसिपल और चौथा था आर्मी। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन तो चाणक्य, बिल्कुल देखो सीधी सी बात है, जो चाणक्य है उसका डायरेक्ट कंट्रोल था, यानी कि चाणक्य के कंट्रोल में ही यहाँ पर पूरी तरीके से मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन था। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन जो है चाणक्य की जो अर्थशास्त्र में चाणक्य नीति है उसके अकॉर्डिंग ही बताया है।
उसमें सप्तनांग नीति एक बताया गया है। सप्तांग थ्योरी बताया गया है। सप्तांग थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर राजा होगा एक, ठीक है, उसके बाद उसका अमात्य होगा यानी कि उसके सेक्रेटरी होंगे, उसके बाद उसके जनपद होंगे, उसके बाद दुर्ग होगा यानी कि फोर्ट होगा, फिर कोष होगी उसके पास, फिर उसके पास दंड होगी यानी कि आर्मी होनी चाहिए, और उसके पास एलआई होना चाहिए। राजा जो है ये प्रमुख सोल है, यानी कि प्रमुख उसका जो मेन जो फीचर है वो है राजा। सातों एलिमेंट के जो हर्ट है ना वो राजा है। दूसरा है मंत्रिपरिषद, अमात्य। अमात्य इसलिए होने चाहिए क्योंकि जो राजा है वो असिस्ट कर सके, यानी कि राजा को असिस्ट कर सके, मतलब कि राजा को सलाह दे सके और राजा कंट्रोल में रहे मिनिस्टर्स के थ्रू। मिनिस्टर के थ्रू अगर राजा कंट्रोल में रहेगा तो इसीलिए मिनिस्टर्स का यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था। तीसरा है आपका जनपद, टेरिटरी। जनपद या टेरिटरी यानी कि एक तरीके से उसका क्षेत्र, उसका राज्य कितना ज़्यादा विस्तार होगा उतनी ही उसका शक्तिशाली राजा माना जाता है। और इसी के साथ साथ एक पॉजिटिव कॉम्पिटिशन भी दो राजाओं के बीच में आता था कि यार इसके पास ज़्यादा है तो मुझको भी इसके जितनी जो है राज्य विस्तार करना है, तो एक फेयर कॉम्पिटिशन यहाँ पर हुआ करता था। चौथा है दुर्ग। दुर्ग इंपॉर्टेंट था क्योंकि दुर्ग जो है वो राजा को आम जनताओं से, जिसके ऊपर वो रूल किया करते थे, उनसे अलग किया करता था। अगर राजा भी अगर झुग्गी झोपड़ी में रहा करता तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि वो राजा की जितनी इज्जत दुर्ग के अकॉर्डिंग की जाती है, यानी कि वो एक महल में बैठा करता, उसके पास सिपाही रहा करते, सेनापति हुआ करता, उसके साथ सेविका और सेवक लगे हुआ करते, तो इस तरीके से उसकी एक सोशल इमेज बन जाती थी दुर्ग के साथ। तो दुर्ग इस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल तो प्ले करता ही था। साथ ही साथ एक तरीके से अगर किसी भी राजा के पास फोर्ट है तो उसके ऊपर कोई भी आक्रमण नहीं कर सकता था, क्योंकि एक जितना ज़्यादा शक्तिशाली और जितना ज़्यादा मजबूत यहाँ पर उसका किला होगा और जितना ज़्यादा उसका मजबूत दुर्ग होगा, तो उस तरीके से ही उसकी जो सेना है वहाँ पर छिपकर उसके बाहर से होने वाले उसके आक्रमणकारियों पर अटैक कर सकती है और उससे बच भी सकती है, ठीक है ना। तीसरी थी इसकी, पांचवी थी इसकी कोष। कोष यानी कि आपका इसकी जो ट्रेजरी जो थी, ट्रेजरी से इंपॉर्टेंट ये है कि यार इसके पास अगर जब धन होगा तभी ये अपनी जो है दुर्ग को संभाल पाएगा, उसमें कोई टूट फूट है उसको मेंटेन कर पाएगा, और साथ ही साथ अपने राज्य विस्तार को कई संधियों के द्वारा विस्तार कर पाएगा। साथ ही साथ ये अपने अमात्य यानी कि जो मिनिस्टर है उनको भी सैलरी दे पाएगा जब ये, और ये जो आर्मी जो रख रहा है यानी कि जो सेना ये रख रहा है उस सेना को भी इसको सैलरी पे करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से इसके पास एक प्रॉपर अमाउंट में कोष होना चाहिए, एक ट्रेजरी होनी चाहिए। दूसरी थी सेना। सेना तो इंपॉर्टेंट है ही, किसी भी पॉइंट से अगर राजा को रूल करना है तो सेना तो इसके पास है ही, और इसके पास इसको अपने मित्र रानी भी होना चाहिए, यानी कि अपने अलाइज भी करने चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि एक राजा जो है वो दुश्मन ही कर ले, राजों को जो है अपने मित्र भी बनाने यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी के साथ साथ एक राजा जो है वो, इतना मैंने आपको बता दिया। फिर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में इतना था। फिर आता है आपका प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी जो है 5 तरीके से यहाँ पर बटे हुए थे। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में पहला था उत्तरपंथ। उत्तरपंथ यानी कि आपका नॉर्थन वाला जो था वो उत्तरपंथ था, ठीक है ना। उत्तरपंथ जो थे आपका नॉर्थन वाला था, ठीक है। वो जो आपका था तक्षशिला वाला, तक्षशिला जो था वो आपको उत्तरपंथ में था। दूसरा था आपका अवंतीपंथ जो वेस्टर्न में था, वेस्टर्न ये रहा वेस्टर्न, ठीक है। ये था आपका अवंतीपृष्ठ, इसमें आपका उज्जैन आ जाता है, ठीक है। प्राची आपका ईस्टर्न और सेंट्रल, ईस्टर्न और सेंट्रल आपका यहाँ पर बिहार वाला पाटलिपुत्र, ठीक है ना, तो ये पाटलिपुत्र आ जाता है। और फिर आपका ईस्टर्न में कलिंग आ जाता है, वो आपका तोशाली आ जाता है, ठीक है ना। ईस्टर्न कलिंग यानी कि तोशाली आ जाता है। फिर आपका साउथर्न में दक्षिणापथ जिसमें आपका स्वर्णगिरी यहाँ पर आ ही जाता है। तो इस तरीके से आपका प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में ये 5 तरीके की जगह यहाँ पर बटी हुई थी। एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट में बात करें तो प्रोविंस में आपका चक्र एक तरीके से सिंबल हुआ करता था, जिसका जो मुख्य हुआ करता था उसको राष्ट्रपाल बोला जाता था। डिस्ट्रिक्ट का जो हुआ करता था वो विषाया हुआ करता था, जिसके जो मुख्य हुआ करता था वो प्रादेशिक हुआ करता था। ग्रुप ऑफ 10 विलेजेस को गोपा बोला जाता था और विलेज को ग्रामीका बोला जाता था, ठीक है ना। इस तरीके से आपके सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हुआ करती थी। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पर एक रूलर हुआ करता था जो कि हेड हुआ करता था, जो कि लॉ और ऑर्डर को मेंटेन किया करता था। जिस तरीके का आज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हुआ करते हैं उसको नगर बोला जाता है, जो सिटी सुपरिटेंडेंट भी बोला जाता था। दे आर 6 कमेटी ऑफ 5 मेंबर्स थी, यानी कि 6 कमेटी हुआ करती थी और एक कमेटी में 5 मेंबर हुआ करते थे। इसमें 6 कमेटी में पहली थी इंडस्ट्रियल आर्ट्स, दूसरी थी इंटरटेनमेंट ऑफ फॉरेनर्स, तीसरी थी रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, चौथी थी ट्रेड एंड कॉमर्स, पांचवी थी पब्लिक सेफ एंड मैन्युफैक्चर्ड, और छठी थी कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन आर्टिकल सोल्ड, ठीक है। इस तरीके से आपका म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन था। और चौथी जो थी आपकी आर्मी, इसके पास एक ह्यूज नेवी थी और ह्यूज आर्मी भी थी। एज पर मगस्थनीज यहाँ पर भी 6 कमेटीज हुआ करती थी, 5 मेंबर्स। पहले थे आपकी इन्फेंट्री, दूसरी थी कैवेलरी, फिर तीसरी थी एलिफेंट, फिर चैरियट्स, फिर नेवी और फिर ट्रांसपोर्ट। इस तरीके से इसका आर्मी हुआ। हमने इसका म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन देखा। तो मौर्यन एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन देख लिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल से ही आपको लर्न कर लेना। देखो बेसिकली ये कभी भी कोई भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इसको आपको याद कर लेना है कि इंपॉर्टेंट ऑफिशियल से ये आपके 1 लाइनर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इसको आप एक बार
देख लेना। तो आज के इस लेक्चर में हमने बहुत कुछ देख लिया। हमने राइज ऑफ मगध एम्पायर के बाद यहाँ पर बिम्बिसार और अजातशत्रु और शिशुनाग और धनानंद नंद डायनेस्टी के बारे में देखा। उसके बाद मौर्यन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखा। ठीक है, तो इसके सब ये सब देखने के बाद हम कल जो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे हम इकोनॉमी, सोसाइटी और आर्क और आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न एम्पायर। ठीक है, तो होप आपको ये आज का लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।